लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि परिरक्षण या आवरणीय प्रभाव क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉनों की ताकत होती है नाभिक के आकर्षण बल को कम करने की, वो उसका परिरक्षण या आवरणीय प्रभाव कहलाता है। और इसको कम करने के बाद जो शेष बचा हुआ नाभिकीय आवेश होता है वही इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, प्रभावी होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर। तो उसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो कुल नाभिकीय आवेश यानी परमाणु क्रमांक में से और अपन परिरक्षण प्रभाव को हटा दें तो शेष बचा हुआ नाभिकीय आवेश क्या कहलाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाएगा। अब इन दोनों की मैंने कहा था गणना कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो किसकी गणना करना है अपने को, परिरक्षण प्रभाव एवं प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना। तो इन दोनों की गणना एक साथ ही करेंगे क्योंकि पहले सिग्मा निकाल लेंगे परिरक्षण प्रभाव और उसको जेड में से घटा देंगे तो जेड इफेक्टिव आ जाएगा। इनको निकालने के लिए जो नियम दिए थे वो किस वैज्ञानिक ने दिए, स्लेटर ने। तो ये क्या कहलाते हैं, स्लेटर के नियम। अंग्रेजी में कहेंगे स्लेटर्स रूल। ये स्लेटर के नियम कहलाते हैं, स्लेटर्स रूल कहलाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, किसी इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण स्थिरांक की कुछ वैल्यू दी। वो वैल्यू इन्होंने निश्चित कर ली, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू रहेगी वो, और उन वैल्यू के आधार पर अपन उस परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी भी इलेक्ट्रॉन पर कितना सिग्मा लगेगा और कितना जेड इफेक्टिव लगेगा वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले एस एवं पी कक्षकों के लिए या कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के लिए नियम। कौन से कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के लिए नियम, एस और पी कक्षक के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालना है या जेड इफेक्टिव निकालना है, उसके लिए नियम। तो यहां पर तो लिख देते हैं कक्षक, ठीक है। यहां लिख देते हैं सिग्मा का मान, और किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जैसे मैंने बताया था सबसे बाहरी कोष को या अंतिम कोष को अपन किससे दर्शाते हैं, एन से, फिर उसके अंदर वाला n-1, फिर n-2, n-3। तो किसी एन कोष के एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए सिग्मा की वैल्यू इन्होंने कितनी दी, 0.35। n-1 कोष के एस, पी या डी किसी भी कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू इन्होंने दी 0.85, और n-2, n-3, n-4, n-5 इनके किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, इन कक्षक के किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, n-2 का कोई भी कक्षक हो सकता है, sp-df, उसके लिए वैल्यू दी 1.0। अच्छा, ये नोट करके एक अलग से याद रखना, 1s कक्षक के लिए ये अलग से वैल्यू दी इन्होंने। ये केवल हीलियम के लिए अपन कह सकते हैं एप्लीकेबल है। 1s कक्षक के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी दी, 0.30। ये तो हो गए एस और पी कक्षकों के लिए कैलकुलेशन करना है तब ये नियम। और डी एवं
एफ कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के लिए नियम या सिग्मा की वैल्यू कह लो। तो ये कक्षक यहाँ पर और ये यहाँ पर कह दें अपन सिग्मा का मान किसके लिए? केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो डी एवं एफ कक्षक के लिए यानी जिस डी या जिस एफ कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा निकाल रहे हैं, तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू जिसके लिए निकाल रहे हैं उसको छोड़ देंगे। बाकी बच्चे के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी वैल्यू दी होती है, कितना मान होता है? 0.35 और बाकी जितने भी उसके लेफ्ट साइड में आएंगे, इधर बाईं ओर आने वाले सभी कक्षकों के लिए, दाएं ओर वाले तो करते ही नहीं है उसको सील्ड, राइट वाले लेफ्ट वाले करेंगे ना। बाईं ओर आने वाले सभी कक्षकों के लिए सिग्मा की वैल्यू किसने कितनी दी? बाईं ओर आने वाली सभी कक्षक के लिए 1.0। तो यहाँ पर एस और पी कक्षक के लिए निकालना है तो ये नियम लगाएंगे, और डी और एफ के लिए निकालना है तो ये नियम लगाएंगे। ये तो एक अलग से नियम है जो केवल हीलियम पर लगेगा, 1s ऑर्बिटल वाला। तो इनमें तीन आपकी वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी। जिस सेल के या वैलेंसी सेल के एस या पी ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0.35, उसके एक अंदर वाला यानी n-1 सेल के किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 0.85, और उसके अंदर जितने भी आएंगे n-2, n-3, n-4 सब के लिए 1। यहाँ डी और एफ कक्षक जिसके लिए आप निकाल रहे हैं उसके एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा 0.35 और बाईं ओर आने वाले सभी कक्षकों के लिए 1.0। चलो निकालते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन 1s1। एक अकेला इलेक्ट्रॉन अपने आप को कभी परिरक्षित या शील्ड नहीं करेगा। एक अकेला इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर नाभिक के आकर्षण बल को नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सिग्मा कितना होगा? हाइड्रोजन के लिए 0, और Z इफेक्टिव क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। तो Z कितना है? 1 और सिग्मा 0, तो 1 आ जाएगा। हीलियम के लिए मैंने अलग से नियम लिखा था नीचे, 1s ऑर्बिटल होता है, उसके एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0.30। तो हीलियम का विन्यास 1s2, एक इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे को शील्ड करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे के लिए नहीं है, दूसरे की नहीं, उसको तो वो शील्ड करेगा ना। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या वैल्यू होगी? ये अलग से नियम है हीलियम के लिए या 1s ऑर्बिटल के लिए। तो Z इफेक्टिव क्या आ जाएगा? 2 माइनस 0.30, 1.70। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, बेरिलियम। बेरिलियम क्या, पहले लिथियम ले लो, 1s2 और ये 2s1। ये कौन सा सेल हो गया? N, और ये कौन सा हो गया? n-1, N और n-1। ये वैलेंसी सेल या संयोजी कोश है, इसके इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकाल रहे हैं। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे? ये 2। ये अपने आप को ये तो करेगा नहीं, ये 2 करेंगे। तो अगर अपन 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए ये n-1 के एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी वैल्यू होती है? 0.85। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए
0.85 इंटू 2 कितना आ जाएगी वैल्यू 1.70 और Z इफेक्टिव 3 माइनस 1.70 यानी आ जाएगा ये 1.30। तो लिथियम के 2s ऑर्बिटल के लिए वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, इसकी सतह पर, ये परमाणु की सतह पर आ जाए कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन पर कितने इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव लगेगा? इन तीनों का लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे, फिर ये भी करेगा। ठीक है, चलो अगला बेरिलियम के लिए निकालें। 1s2 और 2s2, ये बैलेंसी सेल के लिए निकाल रहे हैं अपन। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ दूसरे को शील्ड करेगा। तो ये तो n कोस हो गया, ये n-1, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक शील्ड करेगा दूसरे को। तो कितनी वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन की ns या np ऑर्बिटल के लिए? ns या np ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 0.35 और 2 इलेक्ट्रॉन ये शील्ड करेंगे, तो 0.35 इस इलेक्ट्रॉन के लिए और 0.85 इन 2 के लिए। कैलकुलेट करेंगे कितनी आ जाएगी? 2.05 और Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2.05 यानी 1.95। बोरॉन के लिए कैलकुलेट करें। बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा। 1s2 2s2 2p1, ये n कोष और ये n-1। n कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 2 s ऑर्बिटल में है और एक p में है। तीनों को एक साथ अपन कंसीडर करेंगे एक ही सेल के लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल। एक इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ दो, बाकी बचे हुए 2 इसको शील्ड करेंगे। तो ये बैलेंसी सेल के किसी भी, चाहे इसके लिए कह लो चाहे इसके लिए कह लो, एक ही बात है, s या p ऑर्बिटल के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बाकी बचे हुए 2 शील्ड करेंगे। ये पूरा कोष तो एक ही है ना, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन है एक ही कोष में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। तो सिग्मा क्या आ जाएगा इसके लिए, इन इलेक्ट्रॉनों के लिए? 0.35 होगा n कोष के एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस n-1 के एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कितना आ जाएगा? 2.40 और Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2.40 तो 2.60। तो यहां से यहां देखो कितना बढ़ गया Z इफेक्टिव। आप लिथियम से बेरिलियम पर आए पीरियड में, तो Z इफेक्टिव कितना बढ़ गया? 0.65 इंक्रीजेज, यानी बढ़ गया। यहां से यहाँ आएंगे तो भी क्या होगा? ये कितना बढ़ जाएगा? 0.65 इंक्रीजेज। तो कहने का मीनिंग है कि किसी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो देखो सिग्मा भी बढ़ रहा है। 1.70 से बढ़ के कितना हो गया? 2.05। कितना बढ़ गया? 1.70 से 2.05, 0.35। यहाँ देखो फिर बढ़ गया सिग्मा, फिर 0.35 बढ़ गया और Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। तो क्या रीजन है कि सिग्मा भी बढ़ गया और Z इफेक्टिव भी बढ़ गया? तो किसी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सिग्मा कितना बढ़ेगा? देखो कितना बढ़ रहा है? 0.35, फिर 0.35। क्यों बढ़ रहा है 0.35? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो कौन से कोष में जा रहा है? n कोष में, ns में या np में जा रहा है, ns या np ऑर्बिटल में जा रहा है, n या n कोष में जा रहा है। और n कोष के एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कितना होता है? 0.35। तो 0.35 इसलिए बढ़ रहा है। तो सिग्मा कितना बढ़ेगा? 0.35।
जेड कितना बढ़ता है, बढ़ता है लिख दो, सिग्मा बढ़ता है। और जेड कितना बढ़ता है, 1। तो जेड इफेक्टिव कितना बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, यानी 1 माइनस 0.35। तो कितना बढ़ेगा जेड इफेक्टिव यहाँ पर, 0.65। तो पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो दोनों बढ़ेंगे, सिग्मा भी बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, क्योंकि जेड बढ़ रहा है ना, जेड 1 बढ़ रहा है और सिग्मा 0.35 बढ़ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस वो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, 0.65 बढ़ेगा। क्लियर है? तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्मा भी बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव बढ़ता है पीरियड में। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। लिथियम के लिए तो अपन ने निकाला था, कितना आया था लिथियम के लिए, सिग्मा कितना आया, 1.70 और जेड इफेक्टिव सोडियम के लिए निकालते हैं। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले तो 1s2 2s2 2p1 सॉरी 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये तो तुम्हारा एन कोष हो गया जो कि संयोजी कोष है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे अपन, ये यहाँ से यहाँ तक n-1 और ये n-2। सिग्मा निकालो, इसको तो छोड़ी, n-1 के कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं इसको, 2 और 6 8। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 वैल्यू, तो 8 के लिए 0.85 इंटू 8, और 2 इलेक्ट्रॉन ये शील्ड करेंगे इसको, तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी, 1.0 इंटू 2 कितनी आ जाएगी, 8.8, और जेड इफेक्टिव आ जाएगा 11 माइनस 8.8 2.2। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पोटेशियम का एग्जांपल और ले लो एक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं वैलेंसी सेल के लिए, n सेल हो गया ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक n-1, ये यहाँ से यहाँ तक n-2 और ये n-3। ये तो शील्ड करेगा नहीं अपने आप को, तो इसको n-1 सेल के 8 इलेक्ट्रॉन और n-2 के 8 और n-3 के 2, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, 0.85 इंटू 8 प्लस 1.0 इंटू 10, और ये आ जाएगी आपकी 16.8 16.8, और जेड इफेक्टिव आ जाएगा 19 माइनस 16.8 इक्वल टू 2.2। तो देखो ये सेम ग्रुप के हो गए, लिथियम सोडियम पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप के हो गए। सिग्मा देखो पहले, इसका सिग्मा कितना था 1.70, इसका सिग्मा 8.8 और इसका सिग्मा 16.8। तो बताओ सिग्मा क्या हुआ, नीचे जाने पर बढ़ गया। अच्छा जेड इफेक्टिव देखो, यहाँ 1.30 था और इसका कितना है जेड इफेक्टिव 2.2, तो यहाँ से यहाँ आए तो जेड इफेक्टिव क्या हुआ, बढ़ गया पहले तो लिथियम से सोडियम पर। अब देखो आप सोडियम से आप पोटेशियम पर आओगे, सोडियम से पोटेशियम पर जेड इफेक्टिव इसका भी 2.2 इसका भी 2.2, तो क्या हो गया जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो गया। पर हर एक ग्रुप में ऐसा नहीं होगा।
अपन ग्रुप में कभी जेड इफेक्टिव का एक फिक्स ऑर्डर कभी याद नहीं रखेंगे कि ऐसा होगा ही होगा। इस ग्रुप में आप कह सकते हो, क्योंकि अपन ग्रुप में तो और भी दूसरा फैक्टर लगाएंगे, डी और एफ ऑर्बिटल का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव भी लगाएंगे। डी और एफ का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव भी अपन लगाएंगे, ठीक है ना। डी और एफ का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, मैंने आपको बताया था, जो जेड इफेक्टिव को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण जेड इफेक्टिव क्या होगा, वहाँ पर बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो ये जेड इफेक्टिव का ऑर्डर अपन ग्रुप में फिक्स नहीं याद रखेंगे। चलो कुछ एग्जांपल और देते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 30। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इस 4s ऑर्बिटल के लिए सिग्मा निकालें। 4s कक्षक के लिए सिग्मा निकालें, तो ये तो n हो गया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक n-1, ये यहाँ से यहाँ तक n-2 और ये n-3। 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें 4s में, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को शील्ड करेगा, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लो, 0.35 इंटू 1, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 0.85 इंटू 18 प्लस ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, इनकी वैल्यू 1। कैलकुलेट करो इनको, कितना आएगा कैलकुलेट करने पर, ये 24 कैलकुलेशन करो इसकी, 24 कितना आएगा 85। तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 30 माइनस 24.85, कितना आ जाएगा ये, कैलकुलेशन थोड़ा कर ही लेते हैं। 18 पंजे 90 और 18 अट्ठे 144 और 44 और 9 153, ये 10 और ये 0.35, 85 नहीं आएगा 65 आएगा, 25.35 आ गया। तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 4.65। अच्छा 3D के लिए निकालो, 3D कक्षक के लिए सिग्मा निकालो पहले तो। अच्छा 3D कक्षक को ये 2 इलेक्ट्रॉन तो शील्ड करेंगे नहीं, राइट साइड में आ रहे हैं। 3D कक्षक में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी 9 इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे उसको, एक इलेक्ट्रॉन को शेष बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू मैंने बताया था कितनी होती है 0.35 इंटू 9, 0.35 होती है डी और एफ कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए। और बाकी जितने भी लेफ्ट साइड में ऑर्बिटल हैं ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में हैं, ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में हैं। कितने ऑर्बिटल है या कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 और 8 16 और 2 18, तो 1.0 इंटू 18। इसको कैलकुलेट करो कितनी आएगी सिग्मा की वैल्यू, 9 पंजे 45, 9 3 27 और 4 31, पॉइंट यहाँ लग जाएगा और ये 18, कितनी आ गई 14 और ये 1 तीनों 1 और 2 21.14। जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 30 माइनस 31.14, 21.14 कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करोगे तो
कितना आ जाएगा 86। तो देखो यहाँ पर ये Z इफेक्टिव निकाला अपन ने किसके लिए, 4s ऑर्बिटल के लिए, और ये Z इफेक्टिव निकाला 3D के लिए। तो बताओ किस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा और किस पर कम, 3D पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, 4s पर कम। देखो 4s पर ये लग रहा है, 3D पर ये लग रहा है। तो Z इफेक्टिव 4s पर कम लग रहा है, 3D पर ज़्यादा लग रहा है, इसलिए आप एनर्जी देके अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 3D से या 4s से, 4s से। और जब इंटर कराते हैं तो पहले 4s में इंटर करते हैं फिर 3D में, क्योंकि वो एनर्जी के ऑर्डर से इंटर करते हैं। 4s की एनर्जी कम है इसलिए इंटर करते हैं। निकालोगे तब भी पहले 4s से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम के लिए निकाल लो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s1। अबव नियम का अपवाद है ना ये। तो ये तो आपका n कोस हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक n-1, ये n-2 और ये आपका हो गया n-3। ठीक है, तो निकाल लो पहले सिग्मा किसके लिए, 4s कक्षक के लिए। सिग्मा की वैल्यू निकालो। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो अपने आप को शील्ड करेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन तो अपने आप को शील्ड करेगा नहीं। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे, ये कितने, सॉरी 3d5 आएगा ना, ये 10 थोड़ी आएगा, 3d5। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है ना, वो तो कॉपर का हो गया 3d10। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 और 6 8 और 5 13। अच्छा, ये n-1 के एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 0.85, तो 13 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 इंटू 13 प्लस ये 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए तो 1.0 इंटू 10। कैलकुलेट कर लेना, Z इफेक्टिव भी निकाल लेना। एटॉमिक नंबर कितना है क्रोमियम का 24 माइनस सिग्मा। और 3D के लिए निकालना है, 3D कक्षक के लिए तो सिग्मा ये तो शील्ड करेगा नहीं। अब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 4 इलेक्ट्रॉन करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को बचे हुए को शील्ड, तो 0.35 इंटू 4 और प्लस ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8 और 8 16 और 2 18। यहाँ भी मैंने क्या किया, ये 10 इलेक्ट्रॉन लिए क्या, हाँ ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन ये हो गए आपके। तो Z इफेक्टिव निकाल लोगे आप कितना, 24 माइनस सिग्मा। कैलकुलेट कर लेना। तो ये Z इफेक्टिव और सिग्मा की वैल्यू स्लेटर रूल से कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। इनकी आवर्तिता देख लो, तो जैसे लिथियम से और नियॉन तक, तो इधर जाने पर मैंने बताया था क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो शील्डिंग या स्क्रीनिंग बढ़ेगी, सिग्मा बढ़ेगा। और वर्ग में भी नीचे जाओगे तो भी सिग्मा बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। Z इफेक्टिव किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे, जैसे मैंने बताया था Z इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। कारण Z भी तो बढ़ता है, जैसे सिग्मा बढ़ा Z बढ़ा, इसलिए Z इफेक्टिव बढ़ेगा ना। Z बढ़ने से सिग्मा उतना थोड़ी बढ़ रहा है जितना Z बढ़ रहा है। Z तो 1 बढ़ गया, सिग्मा तो 0.35 ही बढ़ा ना। तो आवर्त में Z इफेक्टिव बढ़ेगा। एक उदाहरण और लें, जैसे सोडियम से सोडियम आयन बना लिया मैंने, इसका परमाणु क्रमांक 11 और इसका भी 11, इसमें इलेक्ट्रॉन 11 और इसमें इलेक्ट्रॉन 10। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसकी शील्डिंग कम होगी। इलेक्ट्रॉन कम होने पर शील्डिंग कम हो जाती है।
और शील्डिंग कम होगी, जेड तो कांस्टेंट है ही, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी एटम पर, उसका जेड इफेक्टिव उतना ही ज़्यादा होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव जो है समानुपाती होगा धन आवेश के, पॉजिटिव चार्ज के। जेड इफेक्टिव धनावेश के क्या होगा, समानुपाती होगा। और ऋणावेश आ जाए अगर, ओ ऋणायन, ओ दो ऋणायन, परमाणु क्रमांक तो बदलता नहीं है कभी, इलेक्ट्रॉन जरूर बदल जाएंगे, बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, धनावेश तो कम, ऋणावेश तो बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा, इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से सिग्मा यानी शील्डिंग बढ़ जाएगी, और शील्डिंग बढ़ जाने से जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव जो है निगेटिव चार्ज के, ऋणावेश के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो धनावेश आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, सिग्मा कम होता जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। ऋणावेश आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, सिग्मा बढ़ता जाएगा, जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा। क्लियर? चलो अगला आवर्ती गुण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पर, वो है परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। किसे कहते हैं परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, कैसे परिभाषित करेंगे। मैंने किसी तत्व का एक पृथक परमाणु ले लिया, वैसे सारे परमाणु की आकृति गोलाकार नहीं होती, पर मैंने मान लिया गोलाकार है ये। एक किसी तत्व का पृथक परमाणु ले लिया और आकृति गोलाकार मैंने मान ली। ये इसका केंद्र है जिस पर इसका पूरा धनावेश रहता है, इसे नाभिक कहते हैं अपन। तो ये नाभिक हो गया, और ये मैंने क्या बना दी, इस परमाणु की बाहरी कक्षा कह लो, या इलेक्ट्रॉन बादल या इलेक्ट्रॉन घनत्व जहाँ तक रहता है उसकी बाउंड्री बना दी मैंने, सीमा बना दी। इलेक्ट्रॉन घनत्व को एक बाउंड्री के अंदर कवर कर दिया या बाहरी कोष बना दिया, ऐसा मान लो। तो इस नाभिक से ये इलेक्ट्रॉन बादल तक की दूरी या बाहरी कोष तक की ये जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की, इसी को मैं क्या कह दूंगा, इसकी परमाणु त्रिज्या। तो परिभाषा क्या होगी, किसी तत्व के पृथक परमाणु में नाभिक से और बाहरी कोष तक की दूरी को क्या कहेंगे अपन, उसकी परमाणु त्रिज्या। तो लिख लो, किसी तत्व के पृथक परमाणु में, ये अलग से परमाणु आपको मिल जाए तब ये बात है भाई, एक अलग परमाणु मिलना चाहिए आपको। किसी तत्व के पृथक परमाणु में नाभिक से बाहरी कोष तक की दूरी क्या कहलाएगी, उसकी परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार। नाभिक से और बाहरी कोष तक की दूरी को उसकी परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक अलग से या एक पृथक परमाणु अपने को कभी मिलता नहीं है, क्योंकि परमाणु तो हमेशा दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाकर ही रहता है, इसकी प्रकृति है, इसका नेचर है, ये अकेला रहता ही नहीं है। तो परमाणु तो क्या करता है, दूसरे परमाणु के साथ हमेशा बंध बनाकर ही रहता है, पहली बात।
तो इसलिए अपन ये दूरी नहीं निकाल सकते। चलो मान के चलो मैंने कोई परमाणु को अलग कर लिया, एक पृथक परमाणु प्राप्त भी कर लिया, बना लिया, मिल गया, तब भी आप ये दूरी कभी नहीं निकाल पाओगे। क्यों? ये दूरी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कौन सा? एक्स किरण विश्लेषण या अल्ट्रावायलेट किरण विश्लेषण, एक्सरे एनालिसिस या अल्ट्रावायलेट एनालिसिस। कैसे करते हैं एनालिसिस? यहां से मैं एक्सरे डाल दूंगा बहुत सारी, तो बहुत सारी एक्सरे डालूंगा, नाभिक तो इतना ज्यादा घनत्व वाला जगह है कि वहां से तो एक्स किरण आर पार जा ही नहीं पाएगी, वो एक्स किरण तो टकरा के नाभिक से वापस आ जाएगी। लेकिन ये तो खाली जगह है ना, इलेक्ट्रॉन जहाँ घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन में तो इतनी ताकत है नहीं कि एक्स किरण को रोक पाए। तो ये जो नाभिक के चारों तरफ जो खाली जगह है वहां से एक्स किरणें सारी आर पार निकल जाएंगी, तो वापस लौट के एक ही किरण आएगी, और वो मैंने वहां पर स्केल लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने? तो उस पर जाके टकराएगी, तो एक किरण वापस आ रही है और वो टकराई, तो मुझे ये दूरी थोड़ी मिलेगी। ये दूरी तो मुझे तब मिलती कि एक एक्स किरण यहाँ से वापस और एक एक्स किरण यहाँ से वापस आती, दो किरण वहाँ वापस जाके, वहाँ मैंने स्केल लगा रखा है तो उस स्केल से मैं दूरी नाप लेता। लेकिन एक किरण वापस आने से तो नहीं मिलेगी ना मुझे। तो अगर मैंने पृथक कर परमाणु प्राप्त कर भी लिया तो मैं ये दूरी नहीं निकाल पाऊंगा। कैसे? एक्सपेरिमेंटली, प्रयोग द्वारा। एक तो मिलता नहीं है परमाणु, दूसरा मिल भी गया तो ये दूरी निकालना संभव नहीं है। परमाणु तो हमेशा बंद बना के रहता है, तो जो बंद बना के रहेगा, कौन कौन से बंद बना सकता है परमाणु? सहसंयोजी, आयनिक, धात्विक और वान डर वाल्स। तो उसी के आधार पर मैं यहाँ पर परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार को वर्गीकृत कर दूंगा। तो बंध के आधार पर या बंध की प्रकृति के आधार पर परमाणु आकार या त्रिज्या का वर्गीकरण, और प्रयोगों द्वारा भी मैं यही निकाल पाऊंगा जो मैं वर्गीकरण कर रहा हूं। बताऊंगा अभी कैसे। तो परमाणु आकार का वर्गीकरण कर दिया गया है, त्रिज्या को बांट दिया गया है प्रयोगों के आधार पर। कौन कौन सी त्रिज्याएं सहसंयोजी बंध बनेगा, और वो आप सहसंयोजी बंध जिन परमाणुओं के बीच में बनेगा उसको आप सैंपल लोगे, उसका आप नमूना लोगे और उससे आप त्रिज्या निकालोगे। तो कौन सी त्रिज्या कहलाएगी? वो सहसंयोजी त्रिज्या। दूसरा, और कौन कौन से बंध बनाते हैं सहसंयोजी के अलावा? धात्विक बंध बनाते हैं, तो धात्विक त्रिज्या। वान डर वाल्स बंध बनाएंगे तो उसमें जो त्रिज्या निकालोगे आप, वान डर वाल त्रिज्या कहलाएगी। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। और धात्विक बंध बनाएंगे और उस सैंपल से आप त्रिज्या निकालोगे, वो धात्विक त्रिज्या कहलाएगी। और आयनिक बंध जो बनाएंगे वहाँ से जो त्रिज्या निकालोगे वो कहलाएगी आयनिक त्रिज्या। तो चार भागों में बांट दिया है, बंध की प्रकृति के आधार पर या जो सैंपल लेके आप त्रिज्या निकालोगे उसके आधार पर। सहसंयोजी, कोवैलेंट रेडियस, अंग्रेजी में कहते हैं इसको कोवैलेंट रेडियस। वान डर वाल को तो वान डर वाल ही कहेंगे। धात्विक को अंग्रेजी में मेटालिक रेडियस,
और आयोनिक को अंग्रेजी में आयोनिक ही बोलेंगे। तो सबसे पहले जो त्रिज्या अपन पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? यहाँ पर सहसंयोजी त्रिज्या। कोवैलेंट रेडियस। सहसंयोजी त्रिज्या, कोवैलेंट रेडियस। तो मैंने कोई एक ऐसा सैंपल ले लिया जिसमें दो परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध बना हुआ है? सहसंयोजी। और मैंने मान लिया कि दोनों परमाणु समान तत्व के ही हैं, एक ही तत्व के हैं, एक जैसे परमाणु हैं। तो सहसंयोजी बंध कैसे बनता है? जैसे एक परमाणु ये हो गया आपका, ये मैंने इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दिया, ये इसका नाभिक है यहाँ इसके केंद्र पर। दूसरा परमाणु जब आएगा बंध बनाने के लिए तो ऐसा अपन पढ़ेंगे आगे कि दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड या दोनों के कक्षक अतिव्यापन कर लेंगे, यानी दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में थोड़ा सा अंदर तक आ जाएगा, ये अंदर तक आ गया। ये दो परमाणु हैं, एक ही तत्व के दो परमाणु मैंने ले लिए, जैसे दोनों क्लोरीन के परमाणु हैं या दोनों नाइट्रोजन के, कार्बन के दो 9 परमाणु एक ही तत्व के हैं। ये दोनों के नाभिक हैं। दोनों के बीच में कौन सा बंध बना हुआ है? सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड है। जैसे ये मैंने ले लिया ए परमाणु, तो ये भी कौन सा परमाणु है आपका? ए परमाणु है। अब क्या कर सकते हैं, जैसे ये दोनों नाभिक हैं, अब मैंने यहाँ से एक्स किरणें डाली इसके ऊपर या अल्ट्रावायलेट किरणें डाली, तो एक यहाँ से वापस आ जाएगी इस नाभिक से और एक किरण यहाँ से वापस आ जाएगी। नाभिकों से वापस आ जाएंगे क्योंकि नाभिक का घनत्व तो बहुत ज़्यादा, उसके आर पार नहीं निकल पाती। तो एक किरण यहाँ से वापस आ गई और एक यहाँ से वापस आ गई, सामने स्केल लगी हुई है, वहाँ जाके दोनों टकराई, दोनों के बीच की दूरी मुझे पता चल गई। तो ये दूरी मैं आज निकाल सकता हूँ, इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, ये दूरी मुझे मिल जाएगी प्रयोगों द्वारा। ये नहीं है त्रिज्या, ये त्रिज्या नहीं है। इस दूरी को तो क्या कहते हैं? दो नाभिकों के बीच की दूरी को कहते हैं अंतर नाभिकीय क्या कहते हैं इसको? अंतर नाभिकीय दूरी। या अगर ये सहसंयोजी बंध से जुड़े हैं, जैसा कि मैंने माना ही है सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, तो इस अंतर नाभिकीय दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। तो अंतर नाभिकीय दूरी या ये कहलाएगी बंध लंबाई। तो ये मुझे प्रयोगों द्वारा मिल जाएगी। ये त्रिज्या तो नहीं है ना, त्रिज्या निकालनी है तो मुझे तो ये दूरी चाहिए, वैसे तो ये यहाँ से और ये इसकी परिधि तक, सरकमफेरेंस तक की दूरी, डिस्टेंस, लेकिन ये तो मुझे मिल नहीं पाएगी। तो मैं तो क्या करूँगा, इस अंतर नाभिकीय दूरी को ही आधा कर दूंगा, तो मुझे कुछ यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। इसी को मान लूँगा मैं कोवैलेंट रेडियस। ये दूरी नहीं मिलेगी, इससे थोड़ा कम ही मिलेगी। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना भाई, बंध बना लिया, अंदर आ गए, इलेक्ट्रॉन बादल अंदर आ गए, तो त्रिज्या घट जाएगी, कम हो जाएगी थोड़ा। जो अपन ने पहले परिभाषा पढ़ी थी, पहले जो अपन ने कल्पना करी थी, सोचा था, उससे थोड़ा कम आएगी। तो किसे कहेंगे सहसंयोजी त्रिज्या? ये दो नाविकों के बीच की दूरी मैंने निकाल ली, इसका मैंने आधा कर दिया, तो सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए दो परमाणु, ये दोनों परमाणु कैसे जुड़े हुए हैं? सहसंयोजी बंध से। तो सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए, बंधे हुए दो परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी, ये नाविकों के बीच की दूरी निकाल ली और इसका आधा कर दिया। तो सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए, बंधे हुए दो परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी? सहसंयोजी त्रिज्या। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए
दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी? सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। इसको सहसंयोजी त्रिज्या कहेंगे। जैसे ये दो परमाणु हैं ए और ए, इनके बीच की दूरी निकाल ली मैंने, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए, और इसका आधा कर दिया, तो ये क्या कहलाएगी? इस ए परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या, रेडियस ऑफ ए एटम। जैसे इसको बंध लंबाई भी कहते हैं, मैंने कहा ना कि अगर सहसंयोजी बंध है तो दो नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। तो जैसे क्लोरीन की ये बंध लंबाई निकाल ली अपन ने प्रयोगों द्वारा, ये मान के चलो 1.99 एंगस्ट्रॉम आती है ना। तो क्लोरीन की सहसंयोजी त्रिज्या क्या आ जाएगी? 1.99/2 यानी 0.99। ऐसे ही कार्बन की ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की बंध लंबाई निकाल ली है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई निकाल ली, ये बंध लंबाई आ गई मान के चलो 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी सहसंयोजी त्रिज्या क्या आ जाएगी? 1.54/2 0.77 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों परमाणु अगर समान है तो दोनों की जो अंतर्नाभिकीय दूरी या बंध लंबाई होगी उसका आधा उसकी सहसंयोजी त्रिज्या होगी। या अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों परमाणुओं के बीच की अंतर्नाभिकीय दूरी या बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ, वो क्या होगी? दोनों परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्याओं के जोड़ के बराबर होगी। अब यहाँ पर एक चीज और अपन देखते हैं, ऋण विद्युतता में अंतर। दोनों परमाणु जो बंध बना के जुड़े हुए हैं उनकी ऋण विद्युतता का प्रभाव भी पड़ता है इस पर, इस बंध लंबाई पर। अगर दोनों की ऋण विद्युतता में अंतर 0 है, यानी दोनों परमाणु समान है, क्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, तो दोनों की ऋण विद्युतता बराबर होगी। तो दोनों में अंतर क्या आएगा? 0 आएगा। ऋण विद्युतता को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN शॉर्ट में लिख देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अंतर के लिए क्या लगाते हैं? डेल्टा। डेल्टा यानी अंतर को बताता है। तो ये डेल्टा EN का मतलब क्या है? ऋण विद्युतता में अंतर दो परमाणुओं की, और वो कहते हैं 0 है। तो बंध लंबाई या दोनों नाभिकों के बीच की दूरी दोनों की सहसंयोजी त्रिज्याओं के जोड़ के बराबर आएगी। लेकिन अगर ऋण विद्युतता में अंतर 0 नहीं है तो दो परमाणु, जैसे मैंने अब यहाँ पर दोनों समान नहीं लिए, अलग अलग ले लिए, ए परमाणु और दूसरा बी परमाणु, तो इन दोनों के बीच की जो अंतर्नाभिकीय दूरी या बंध लंबाई है वो अब दोनों की सहसंयोजी त्रिज्या के बराबर नहीं आएगी, उससे थोड़ा कम आएगी। तो क्या रिलेशन बनेगा बंध लंबाई और सहसंयोजी त्रिज्याओं के बीच में? ये ए परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या मैंने ले ली RA, बी परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या मैंने ले ली RB। अब दोनों के जोड़ के बराबर नहीं होगी, ये थोड़ा कम होगी अगर ऋण विद्युतता में अंतर 0 नहीं है तो, क्योंकि अब तो 0 आएगा नहीं अंतर, क्योंकि दोनों परमाणु मैंने कैसे ले लिए? भिन्न हैं, अलग हैं। तो ये आएगा -0.09 इंटू डेल्टा EN। डेल्टा EN क्या है? दोनों परमाणुओं के, दोनों बंधित परमाणुओं के जो बीच में ऋण विद्युतता है उसका अंतर। तो ए और बी की ऋण विद्युतता में अंतर डेल्टा EN, उसमें 0.09 का गुणा करके फिर कम कर दोगे, इतनी कम आएगी। और अगर दोनों की ऋण विद्युतता में अंतर 0 है तो दोनों की बीच की जो बंध लंबाई है या दूरी है, नाविकों के बीच की दूरी है या जो बंध लंबाई है, वो दोनों की सहसंयोजी त्रिज्याओं के जोड़ के बराबर आ जाएगी। ठीक है। तो अगर ऋण विद्युतता में अंतर को अगर अपन निगलेक्ट कर दें, लगभग निगलेक्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा मान नहीं है, तो निगलेक्ट कर दोगे तो फिर तो सहसंयोजी त्रिज्या क्या आ जाएगी?
सहसंयोजी त्रिज्या क्या होगी? बंध लंबाई का आधा या अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा। दूसरी जो त्रिज्या मैंने बताई थी वो कौन सी है? वांडर वाल त्रिज्या। वांडर वाल रेडियस। पहले तो थोड़ा सा वांडर वाल्स आकर्षण बल के बारे में बता देते हैं। दो ऐसे परमाणु जिनके बीच में कोई रासायनिक बंध नहीं है, कोई रासायनिक बंध तो अपन चार ही मानते हैं। कौन कौन से? आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध और धात्विक बंध। ये रासायनिक बंध है। अब जिन परमाणुओं के बीच में रासायनिक बंध नहीं है तो उनमें भी कुछ आकर्षण बल जरूर लगता है। वो आकर्षण बल कैसे लगता है? उन दोनों परमाणुओं पर विपरीत आवेश आ जाता है या होता है, या तो परमानेंट होता है या कभी कभी जरूरत पड़ने पर भी आ जाता है आवेश। आवेश पूरा नहीं आता, पूरा धन या पूरा ऋण नहीं आता, यहाँ आंशिक आता है, थोड़ा कम आता है उससे। तो दो परमाणुओं पर या तो पहले से ही आंशिक आवेश होता है धन और ऋण, या फिर आ जाता है। और ऐसे परमाणु जब पास आते हैं तो उनके बीच में एक आकर्षण बल काम करने लगेगा, क्योंकि विपरीत आवेश है। उस आकर्षण बल को ही अपन कह देते हैं वांडर वाल्स बल। तो दो ऐसे परमाणु हैं जिनके बीच में वांडर वाल्स आकर्षण बल लग रहा है और उससे अपन निकाल रहे हैं त्रिज्या। तो वहां पर जो त्रिज्या निकलेगी वो कौन सी त्रिज्या कहलाएगी? वांडर वाल्स त्रिज्या। अक्रिय गैस के परमाणु जो होते हैं, अक्रिय या निष्क्रिय गैस के, उनके बीच में आप जानते हैं कोई रासायनिक बंध तो बनता नहीं है, कोई रासायनिक क्रिया तो होती नहीं है। तो अक्रिय गैस के परमाणुओं के बीच में कौन सा आकर्षण बल लगेगा? वांडर वाल्स। तो उनकी जब भी आप प्रयोगों द्वारा त्रिज्या निकालोगे तो वांडर वाल्स त्रिज्या ही निकलेगी, और कोई त्रिज्या निकलेगी नहीं। तो मैंने जैसे ये दो अक्रिय गैस के परमाणु ले लिए, अब बंध तो कोई बना नहीं है तो मैं थोड़ा दूर लिख देता हूं। ये दूर लिख दिए। क्या ले लिए मैंने? ये अक्रिय गैस परमाणु। ये दोनों परमाणु किसके हैं? अक्रिय गैस के हैं। ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक। अब वही प्रैक्टिकल करूंगा, मैं प्रयोग करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो यहाँ से एक्स किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें डालूंगा। एक एक्स किरण तो यहाँ से वापस आएगी और एक यहाँ से वापस आएगी। सामने स्केल लगा रखी है, मैं दोनों के नाभ के बीच की दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी निकाल लूँगा। तो ये दूरी मुझे मिल जाएगी एक्सपेरिमेंट से। अब इसको मैं बंध लंबाई नहीं बोलूँगा। बंध लंबाई केवल सहसंयोजी बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी होती है, और किसी भी बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी को बंध लंबाई नहीं कहते। तो ये बंध लंबाई नहीं है। हाँ, इसको अंतर्नाभिकीय दूरी तो मैं अब यहाँ भी बोल दूंगा, क्योंकि दो नाभिकों के बीच की दूरी अंतर्नाभिकीय दूरी। ये त्रिज्या तो नहीं है। त्रिज्या तो क्या मिलेगी मुझे? इसका मैं आधा कर दूं, पर ये त्रिज्या तो मेरी ये होती है। वैसे तो मैंने बताया था एक पृथक परमाणु में देखें तो ये त्रिज्या होती है, लेकिन पृथक परमाणु तो मुझे मिलता नहीं है, प्रैक्टिकल करके निकालनी पड़ती है। तो मजबूरी है, जो प्रैक्टिकल से निकल रही है उसे ही मानना पड़ेगा। तो है तो वास्तविक त्रिज्या तो ये है, लेकिन ये तो इससे ज़्यादा आती है। तो ये दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा कर देंगे, ये वांडर वाल्स रेडियस कहलाएगी। ये बात जो अपन ने डिफाइन की थी पहले पृथक परमाणु में, उससे थोड़ा ज़्यादा आती है। तो क्या परिभाषा होगी? वांडर वाल आकर्षण बलों द्वारा वांडर वाल्स आकर्षण बलों द्वारा आकर्षित दो परमाणुओं के नाभिकों
के बीच की दूरी का आधा तो वान डर वाल्स आकर्षण बल द्वारा आकर्षित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी? वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी। मैं एक उदाहरण और लेता हूं। मैंने ये तो दो अक्रिय गैस के परमाणु ले लिए, इनकी तो हमेशा वान डर वाल्स त्रिज्या ही अपन निकाल पाएंगे। एक मैं क्लोरीन का उदाहरण और ले लेता हूं। क्लोरीन के दो परमाणु तो बंध बना करके रहते हैं। कौन सा बंध बना के रहते हैं? सहसंयोजी बंध। तो जैसे एक क्लोरीन का परमाणु ये और दूसरा क्लोरीन का परमाणु ये और ये पूरा क्लोरीन का अणु, ये पूरा एक क्लोरीन का अणु है, Cl2 मॉलिक्यूल। दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल ये है, ये दो क्लोरीन के अणु हैं। अब मेरे सैंपल में ये दोनों अणु हैं, दोनों के हजारों लाखों अणु होते हैं। अब मैंने इन पर एक्सपेरिमेंट किया तो एक दूरी तो मुझे ये मिल जाएगी। अब ये कौन सा बंध बना के जुड़े हुए हैं? दोनों सहसंयोजी बंध। तो ये जो दूरी मिलेगी मैं इसका आधा कर दूंगा। ये तो कौन सी त्रिज्या कहलाएगी? कोवेलेंट रेडियस। एक दूरी मुझे ये मिलेगी, ये भी इसके बराबर ही होगी। ये दोनों तो बराबर ही होंगी क्योंकि दोनों समान नाविकों के बीच की दूरी है, या दो समान बंध बनाने वाले नाविकों के बीच की दूरी है। इसका आधा कर देंगे, ये इसकी कोवेलेंट रेडियस ये भी होगी। एक दूरी मुझे ये भी तो मिलेगी क्योंकि यहाँ से भी तो एक्स किरणें वापस जाएंगी, यहाँ से और यहाँ से। ये जो दूरी है वो इन दूरियों से, इन दोनों दूरियों से ये दूरी क्या होगी? ज़्यादा आएगी। अच्छा, ये दोनों परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो वान डर वाल्स आकर्षण बल होगा, और इनके बीच की जो दूरी होगी वो ज़्यादा आएगी। और इसका मैं आधा करूँगा, ये सहसंयोजी त्रिज्या नहीं कहलाएगी, ये वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन के लिए मैं सहसंयोजी त्रिज्या भी निकाल सकता हूँ, वान डर वाल्स भी निकाल सकता हूँ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। अब दोनों में मैं तुलना करूं, क्लोरीन के लिए मैंने दोनों त्रिज्याएं निकाल ली, दोनों को कंपेयर करूं तो कौन सी त्रिज्या बड़ी होगी? वान डर वाल्स या कोवेलेंट? वान डर वाल्स बहुत बड़ी होगी। ये वान डर वाल्स है, ये तो छोटी हो गई। ओवरलैपिंग के कारण पास आ गए नाविक और छोटी हो गई त्रिज्या, नाभिक की दूरी भी कम आएगी। बंध लंबाई में केवल इसको कहूंगा, ये नहीं कहलाएगी, ये बंध लंबाई नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि वान डर वाल्स जो रेडियस होती है किसी भी परमाणु की, उसी परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या से तुलना कर रहे हैं, उसी की वान डर वाल्स रेडियस का। तो वान डर वाल्स जो रेडियस होती है वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है समान परमाणु के लिए। या ऐसा भी कह सकते हो कि वान डर वाल्स रेडियस सहसंयोजी त्रिज्या से लगभग दुगनी होती है, ऑलमोस्ट डबल होती है। तो वान डर वाल्स बलों द्वारा आकर्षित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी, और सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे हुए परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगी। एक परमाणु के लिए अपन दोनों त्रिज्याएं निकाल सकते हैं। क्लोरीन तो Cl- भी बनाता है, तो आयनिक त्रिज्या भी निकाल सकते हैं क्लोरीन की। तो तीसरी कौन सी त्रिज्या मैंने बताई थी? धात्विक त्रिज्या। मेटालिक रेडियस। दो धातु परमाणुओं के बीच में हमेशा कौन सा बंध बनता है? धात्विक बंध। कौन सा बंध बनता है? दो धातु परमाणुओं के बीच में धात्विक बंध बनता है।
जैसे ये कोई भी दो धातु परमाणु ले लिए मैंने, एक धातु परमाणु ये है और दूसरा धातु परमाणु है, इनके बीच में जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध कहलाएगा? धात्विक बंध कहलाएगा। ये दो धातु परमाणु हैं, इनके नाभिक हैं, ये धात्विक बंध से बंधे हुए हैं दोनों परमाणु। इनके नाभिकों के बीच की दूरी मैं निकाल लूंगा एक्सपेरिमेंट करके, और इसका आधा कर दूंगा मैं, ये डिस्टेंस निकल आएगी, इसको अंतर्नाभिकी दूरी कहेंगे, और इस अंतर्नाभिकी दूरी को मैं आधा कर दूंगा तो कौन सी त्रिज्या निकल आएगी? ये मेटालिक रेडियस। पूरा धातु का क्रिस्टल बनाना चाहो तो बहुत बड़ा क्रिस्टल बनता है। बड़ा क्रिस्टल से मतलब इसमें हजारों लाखों परमाणु रहते हैं आकर्षित धात्विक बंधों द्वारा। ये पूरा धात्विक क्रिस्टल है। तो यहाँ पर ये दो नाविक हैं, या ये दो नाविक हैं, या कोई भी दो नाविक हैं, ये कोई भी दो नाविक, ये दोनों परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी निकाल लो, इसका आधा कर दो, ये क्या कहलाएगी? मेटालिक रेडियस। ये सब क्या है? मेटल एटम है। ये मेटल को एम से बता दो। ये मेटल एटम है सारे, और मेटल एटम में क्या कर लोगे? दो मेटल एटम के नाविकों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? मेटालिक रेडियस। तो किसी धात्विक क्रिस्टल में दो पास वाले परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी? उसकी धात्विक त्रिज्या। तो किसे कहेंगे? किसी धात्विक क्रिस्टल में दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी? उसकी धात्विक त्रिज्या। तो किसी परमाणु की धात्विक रेडियस क्या होगी? दो धातु परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी का आधा। ठीक है। यहाँ पर मैंने ओवरलैपिंग नहीं कराई है, क्योंकि सहसंयोजी बंध में ही ओवरलैपिंग होती है, लेकिन वान डर वाल्स आकर्षण बल थोड़ा दूर से लगता है, और यहाँ पर थोड़ा पास आ गए हैं। तो अगर मैं तीनों में तुलना करूं किसी परमाणु की तीनों त्रिज्याओं में, वान डर वाल्स, मेटालिक और कोवेलेंट, तो सबसे बड़ी त्रिज्या तो अपन ने देखा था वान डर वाल्स ही होगी, क्योंकि दूर रहते हैं परमाणु, नाविकों के बीच की दूरी ज़्यादा, उनका आधा करोगे वो भी ज़्यादा। उससे थोड़ा छोटी मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस में ओवरलैपिंग नहीं हुई, अंदर नहीं आए। और कोवेलेंट रेडियस में तो क्या होता है? ओवरलैपिंग करके अंदर आ जाते हैं कौन? ऑर्बिटल। तो नाभिक पास आ जाते हैं, नाभिक की दूरी कम हो जाती है, सहसंयोजी त्रिज्या घट जाती है। तो ये ऑर्डर होगा तीनों त्रिज्याओं की। समान परमाणु के लिए अगर आपसे तुलना करवाए, वान डर वाल्स, मेटालिक और कोवेलेंट में सबसे बड़ी वान डर वाल्स, फिर मेटालिक, फिर कोवेलेंट रेडियस। और चौथी त्रिज्या कौन सी है? आयनिक त्रिज्या। आयोनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। अब आयन दो तरीके के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो धनायन की जब त्रिज्या निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली द्वारा तो वो धनायनिक त्रिज्या कहलाएगी, और एक्सपेरिमेंट करके ऋणायन की निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगी? ऋणायन की त्रिज्या। तो दो तरह की होती है आयनिक त्रिज्या। अपन एक तो कह सकते हैं धनायनिक रेडियस, यानी धनायनिक त्रिज्या, कैटायनिक रेडियस।
तो मैंने आपको अभी बताया था जेड इफेक्टिव में सोडियम परमाणु और Na धनायन में किसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा बताया था मैंने। सोडियम परमाणु और Na धनायन में Na धनायन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा था। तो Na और ये Na धनायन, यहाँ मैंने कहा था परमाणु क्रमांक तो बदलता नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में बदलेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं 11 और 10। तो इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, सिग्मा कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। अब परमाणु के नाभिक का आवेश बढ़ गया इलेक्ट्रॉन निकल जाने से, तो धनायन में पर नाभिक का आवेश ज़्यादा होने से क्या करेगा वो नाभिक, जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का बादल है, उसको ज़्यादा आकर्षित करेगा जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने से। तो वो इलेक्ट्रॉन का बादल कहाँ आ जाएगा, नाभिक के ज़्यादा पास आएगा, तो नाभिक से उसकी दूरी कम होगी, तो आकार क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर अपन अगर कहें Na और Na धनायन में, तो Na यानी सोडियम परमाणु बड़ा होगा, धनायन छोटा होगा, तो यहाँ साइज क्या होगा, घट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी उदासीन परमाणु की तुलना में उसके धनायन का आकार हमेशा हमेशा छोटा होगा। तो परमाणु आकार की तुलना में धनायन का आकार हमेशा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि धनायन बनने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, परिरक्षण प्रभाव कम हो जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, और वो बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉनों को खींच के नाभिक के पास ले आएगा, आकार को कम कर देगा। तो अपन अगर कहें तो जो आकार है वो धनावेश के क्या होगा, हमेशा व्युत्क्रमानुपाती। जैसे एक उदाहरण ले लें, अगर अपन एल्यूमिनियम धनायन, एल्यूमिनियम 2 धनायन, एल्यूमिनियम 3 धनायन, क्या होगा बताओ इधर जाने पर। परमाणु क्रमांक या नाभिक में प्रोटॉन तो वही रहेंगे, सिग्मा शिल्डिंग घटती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे नाभिक परमाणु में, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा और आकार घटता जाएगा, ये बड़ा होगा और Al3 धनायन छोटा होगा। तो जितना ज़्यादा धनावेश होगा परमाणु के ऊपर, उसका आकार उतना ही छोटा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको कोई कंपाउंड भी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं सबसे छोटा सबसे बड़ा आकार किसका होगा। जैसे आपको ये दे दिए, निम्न में से किस यौगिक में या किस में Mn का आकार सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा Mn का आकार पूछा है, आपको ये दे दिए MnO, Mn2O3, MnO2, और MnO3। ये 4 उदाहरण दे दिए। सबसे पहले तो आपको Mn पर आवेश निकालना है, इसे ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं। आपको रेडॉक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वहाँ सिखाया जाएगा निकालना। वैसे हो सकता है 9th-10th में भी आपने सीख लिया हो। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे ये उदासीन यौगिक है
तो इसमें जितने भी परमाणु हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या का जोड़ अपन 0 के बराबर कर देंगे। अच्छा, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अपन को यहाँ निश्चित रहेगी, पता रहेगी, ज्ञात रहेगी। कितना आवेश होता है ऑक्सीजन पे? -2। तो ऑक्सीजन की सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो इस पे -2 चार्ज, तो इस पे कितना आ जाएगा? +2। निकाल लो, इसकी x मान लो, x -2 बराबर 0, x बराबर +2। यहाँ निकालोगे तो 1 mn की x तो 2 mn की 2x, ये 2x हो गई 2 mn की। अच्छा, एक ऑक्सीजन पर -2 आवेश तो 3 ऑक्सीजन पर -6, और दोनों का जोड़ मैंने कहा किसके बराबर? 0 के। उदासीन अणु है, कोई आवेश होता तो उसके बराबर कर देते, जैसे धन 2 आवेश है तो धन 2 के बराबर, ऋण 2 आवेश है ऋण 2 के बराबर कर देते, सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं को या सबके आवेशों को जोड़कर। कितना आ जाएगा? +3। यहाँ निकाल लो, इसकी x मान लो, इन 2 ऑक्सीजन की -4 बराबर 0, तो इस पर आवेश कितना आ जाएगा? +4। इसकी x मान लो, ये 1 ऑक्सीजन पे -2 तो 3 ऑक्सीजन पे -6 बराबर 0, +6। अब मैंने क्या कहा? आकार धनावेश के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो सबसे छोटा आकार मैग्नीज का पूछा है इन चारों में, तो किस में होगा? MnO3 में। और सबसे बड़ा आकार पूछा होता मैग्नीज का इसमें, तो किसके अंदर होता है? MnO के अंदर सबसे बड़ा आकार, क्योंकि आवेश कम है, और सबसे छोटा आकार आवेश ज़्यादा है। तो आप आवेश देख करके आकार का पता लगा सकते हैं। धनावेश बढ़ता जाएगा नाभिक में, इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे परमाणु में, परिरक्षण प्रभाव कम होता जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, आकार घटता जाएगा। दूसरी त्रिज्या कौन सी होगी? ऋणायन की त्रिज्या। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऋणायन, ऑक्सीजन 2 ऋणायन। बताओ, इधर जाने पर परमाणु में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहेगी, सभी में समान रहेगी, परमाणु क्रमांक तो समान ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो शील्डिंग यानी स्क्रीनिंग बढ़ती जाएगी, और स्क्रीनिंग बढ़ने से जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा इनका, और आकार बढ़ता जाएगा। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो आकार है वो ऋणावेश के क्या होगा? समानुपाती। जितना ज़्यादा ऋणावेश होगा किसी परमाणु पर, उसका आकार, उसकी त्रिज्या उतनी ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऋणावेश बढ़ने पर त्रिज्या या आकार बढ़ेगा, धनावेश बढ़ने पर त्रिज्या आकार घटेगा। यानी क्या कह सकते हैं? किसी ऋणायन का आकार उसके संगत परमाणु से, संगत परमाणु समझते हो? जिस परमाणु का ऋणायन बना रहे हैं वही परमाणु, संगत परमाणु से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो किसी ऋणायन का आकार उसके संगत परमाणु से बड़ा होगा, और धनायन का आकार उसके संगत परमाणु से छोटा होगा। यानी क्या ऑर्डर होगा आकार का? ऋणायन का आकार बड़ा, फिर परमाणु का आकार उससे छोटा, फिर धनायन का आकार उससे और छोटा। ये क्रम होगा तीनों के लिए। जैसे H ऋणायन का आकार बड़ा होगा हाइड्रोजन परमाणु से, और हाइड्रोजन परमाणु का आकार बड़ा होगा H धनायन से। इसी तरह Li ऋणायन का आकार बड़ा होगा Li परमाणु से, और Li परमाणु बड़ा होगा आकार में Li धनायन से।
एक क्वेश्चन और देखो, ये ऑक्सीजन परमाणु की एकल सहसंयोजी त्रिज्या, एकल सहसंयोजी मतलब सिंगल बॉन्ड बना हो, एकल सहसंयोजी यानी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस, सहसंयोजी त्रिज्या निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आपको 4 उदाहरण देंगे, 4 आप कंपाउंड देंगे और पूछेंगे किससे निकाल सकते हो सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस। पहला ऑप्शन H2O, O2, O3, H2O2। तो पहली बात तो यह है कि सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस निकालना है, तो इसका मीनिंग आपको ऐसा एग्जाम्पल चाहिए, ऐसा सैंपल चाहिए, ऐसा नमूना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो आप एक्सपेरिमेंट करके निकाल पाओगे सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस। तो पहला एग्जाम्पल देखो H2O, इसमें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो इसका सैंपल लेके, इसका नमूना लेके आप इससे नहीं निकाल पाओगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस। O2 से भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड होगा, O2 में डबल बॉन्ड। अपने को कौन सी रेडियस निकालनी है, सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस। O3 से भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये 2 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसा कहते हैं इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में ना तो पूरा सिंगल बॉन्ड होता है ना पूरा डबल बॉन्ड होता है, आंशिक युग्म बंध होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। दोनों के बीच में अगर कोई बंध हो सकता है तो वो होता है। तो इससे भी नहीं निकाल सकते आप, इससे निकाल सकते हो। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में सिंगल बॉन्ड है, इससे आप निकाल सकते हो। तो ये सैंपल लेना पड़ेगा, इससे आप प्रयोगों द्वारा निकाल पाओगे। ऐसे ही और देखो, कार्बन कार्बन की कौन सी सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस, निम्न में से किस अणु के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन C2H4, C6H6, CH4 और C2H6। तो यहां देखो C2H4 में तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड है, तो इससे नहीं निकाल सकते। बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या करते हैं, घूमते हैं, डिलोकेलाइड होते हैं, बदलते रहते हैं, ऐसा मान लो। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड घूम रहे हैं। तो ना तो पूरा सिंगल बॉन्ड है 2 परमाणुओं के बीच में, ना डबल बॉन्ड है। कैसा है, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड होता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो इससे भी नहीं निकाल पाओगे आप सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस। CH4 में तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ही नहीं होगा। C2H6 में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड होता है C2H6 में कार्बन कार्बन के बीच में, इथेन। तो आप किससे निकाल पाओगे सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस कार्बन कार्बन की, C2H6 से। ठीक है, तो आपको कोई 2 परमाणु के बीच में पूछे कि इनकी सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस कौन से अणु के द्वारा निकाली जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है, तो आपको ये देखना है कि दोनों में किसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, चलो बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें
18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।